नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूपीएससी पेपर सीरीज़ के अंदर। तो ये हमारा 2021 का पेपर है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये पेपर। और हम जब तक हमारा जो पेपर है 28 मई को, उससे पहले हम अगर 3 या 4 ईयर्स ओल्ड पेपर्स हैं वो सारे के सारे सॉल्व कर लेंगे तो तकरीबन हम कह सकते हैं भी हमारा जो सी सेट है वो पास हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला हमारा क्या कहता है, अभी शोधकर्ताओं ने मटर के कीड़ों और रस चूसने वाले कीड़ों से युक्त जो कृत्रिम कृत्रिम यानी जो आर्टिफिशियल जिस प्रकार के जो तरण भूखंड यानी जिस प्रकार की जो हमारी जो लाइट्स होती हैं को रात में स्ट्रीट लाइट के अनुरूप अवलोकित हो किया है। अवलोकित मतलब जिस प्रकार से हम रात को देखते हैं हमारी जो स्ट्रीट लाइट्स जलती हैं, उसी प्रकार से क्या है ये जो मटर के कीड़े हैं हमें दिखाई देते हैं चमकते हुए। इन्होंने दो अलग अलग प्रकार के जो प्रकाश है में रखा गया है। एक तो हमारा जो नवीनतम वाणिज्यिक जो हमारी जो एलईडी होती है, तो एलईडी किस प्रकार की लाइट करती है, जो हमारी जो श्वेत जो प्रकाश है। और साथ ही साथ में जो सोडियम सल्फेट लैम्प जिसको हम एक प्रकार से होलिजेंस लाइट्स बोलते हैं, तो इसमें क्या होता है भी हमारी जो लाइट्स होती है वो थोड़ी पीली पीली दिखाई देती है। ठीक है। एम्बर प्रकाश मटर के कुल के जो जंगली पौधे जो कि तरुण भूमि में मटर के कीड़ों के लिए खाद्य के स्रोत हैं। ठीक है। तो ये क्या है, जो हमारे इसके यहाँ के जो पौधे हैं जंगली पौधे, वो ये जो मटर के जो कीड़े हैं उनके लिए क्या है, खाद्य के स्रोत हैं। इन पौधों पर निम्न तीव्रता युक्त एम्बर प्रकाश पर यह देखा गया है भी यानी लगातार क्या है भी इन पे जो प्रकाश डालने से यह देखा गया है कि जो ये यहाँ के जो पुष्प हैं, ठीक है, यहाँ के जो फूल है वो प्रेरित होने की बजाय बाधित होते हैं। तो क्या होते हैं भी जो जिस प्रकार से हम हमारा जो प्रकाश डलता है इन जो ये जो हमारे मटर के जो पौधे हैं जो कि इनके खाद्य का स्रोत है, अगर इन पर प्रकाश डलता है तो ये क्या होते हैं भी इसमें देखा गया है भी ये किसी प्रकार की उन्नति नहीं करते हैं, जबकि इनमें क्या होता है ह्रास होता है या ये बाधित होते हैं। प्रकाश के प्रभाव के अंतर्गत सीमित मात्रा में खाद्य उपलब्ध होने के कारण कीड़े की जो संख्या है वह उल्लेखनीय जो कीड़े हैं इस प्रकार की उनमें भी क्या हो रहा है, कमी हो रहा है। तो जिस प्रकार से क्या है भी जो प्रकाश के प्रभाव के अंतर्गत सीमित मात्रा में जो खाद्य उपलब्ध हो रहा है भी जिसके कारण उनको क्या हो रहा है भी खाद्य नहीं मिल पा रहा है। जैसे जैसे प्रकाश बढ़ता जा रहा है तो उनके जो जिस प्रकार से उन्हें खाद्य के जिस स्रोत के जो कीड़े के जो पौधे हैं वो पौधे खत्म होते जा रहे हैं, जिनकी वजह से इनकी संख्या में भी क्या हो रहा है, क्योंकि भोजन नहीं मिलेगा तो इनकी क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। ठीक। चलिए ऑप्शन क्या देखते हैं भी, हमें परिच्छेद के आधार पर सबसे सर्वोत्तम जो निष्कर्ष है उस पर हमें पहुंचना है। तो पहला हमारा कहता है उच्च तीव्रता युक्त प्रकाश की तुलना में निम्न तीव्रता युक्त प्रकाश को पौधे से अधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो ये इसमें नहीं बताया गया भी आपका प्रकाश कम हो तेज हो ऐसा कुछ हो, तो इसका कोई भी जिक्र हमारे इस परिच्छेद के अंदर नहीं हुआ है। ठीक है। तो पहला तो सही नहीं हो सकता। अगला कहता है प्रकाश प्रदूषण का किसी परिस्थिति की यानी किसी भी परिस्थिति के तंत्र पर स्थायी रूप से प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो प्रतिकूल तो प्रभाव पड़ता है हमारे प्रकाश की वजह से, मगर हर प्रकार की परिस्थिति पर नहीं पड़ता है। ठीक है। इसने कहा भी किसी भी परिस्थिति पर, तो कुछ ऐसे भी होंगे जिनको इनसे किसी प्रकार प्रभावित नहीं पड़ते होंगे, जो रात में सो जाते होंगे। ठीक है। तो इसमें ये भी बात गलत हो जाती है। तो ये भी यानी कहीं के ज़्यादा एक्सट्रीम हो गए। तो इन्होंने कुछ इस प्रकार के जो मटर के जो पौधे हैं जो कि उनके खाद्य का स्रोत है हमारे जो कीड़ों के, उन पर प्रभाव पड़ता है। तो इसमें किसी पे भी नहीं। पौधों के जो पोषक के लिए अन्य रोगों के प्रकाश में के जो अन्य रोगों के प्रकाश की तुलना में श्वेत जो हमारी जो लाइट्स हैं यानी जो वाइट लाइट्स हैं वो ज़्यादा प्रभाव डालती है। तो ये बात बिल्कुल भी किसी भी रंग की बात नहीं कही गई भी हमें इस रंग के जो पौधे पर ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, सफ़ेद लाइट के कम पड़ता है, तो ये ऐसी कोई बात नहीं कही है। दूसरा अगला कहता है भी किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में तीव्रता का प्रकाश केवल और केवल जो पौधों के लिए ही नहीं बल्कि जो अन्य जो प्राणी उन पर भी पड़ता है। तो ये बात बिल्कुल सही है। यानी जो पौधों का प्रकाश है किसी कोई और अन्य प्राणी भी होगा जो रात में अपना भ्रमण करते होंगे और जो तारों के प्रकाश या अन्य प्रकार के जो प्रकाश होंगे उनसे अपनी रास्ते को नापते होंगे या उनको देखते होंगे, तो उनको अगर अलग प्रकार का प्रकाश दिखाई देता है तो वो अपना जो रास्ता है वो भटक जाएंगे, जिसकी वजह से उनको भी क्या होगी, प्रभावित होगी। ठीक है। तो ये हमारी जो जंतु यानी जो पौधे हैं उनको पड़ता है, साथ साथ कुछ ऐसे पक्षी वगैरह भी हैं उनको भी क्या पड़ता है, इस पर असर पड़ता है। तो सरोज इसका राइट आंसर होगा वो डी, इसका सबसे सटीक आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला भी हमारा परिच्छेद है। कहता है सभी पुष्पधारी पौधों की जातियों में से लगभग 80% जो प्रतिशत में प्रागण प्रजातियां द्वारा है। प्रागण मतलब एक प्रकार की यानी जो प्रागण जो हमारी प्रजातियां होती है जो कि भ्रमण करती रहती है, इस प्रकार की जो प्रजातियां होती है जैसे पक्षी है, स्तनधारी जीव है। ठीक है। तो इस प्रकार के जो जीव है जिसमें पक्षी व स्तनधारी प्राणी शामिल होते हैं, किंतु जो कीट होते हैं
कीट मुख्य क्या होते हैं, परागणकारी होते हैं। परागणकारी या जो कीट होते हैं वो क्या करते हैं, अपना भोजन होते हैं वो कहीं एक और से प्राप्त करते हैं, यानी ये जो भूमि वगैरह है वहाँ से अपने भोजन प्राप्त करते हैं, यानी जो सड़ गए कीड़े वगैरह हो गए या फिर सड़े हुए जो जानवर हो गए उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। परागकणी पौधे, जो हम पौधे से उत्पन्न कई जो औषधियों के साथ साथ विविध प्रकार के खाद्य भी हमें उपलब्ध कराने के लिए भी उत्तरदायी है। तो हमें जैसे कि इस प्रकार के कोई पौधे हैं वो साथ साथ हमें औषधीय भी प्रदान करते हैं, यानी दवाई वगैरह भी हमें प्रदान करते हैं, उसके साथ साथ हमें खाद्य भी उपलब्ध करवाते हैं। ठीक है, हमारे लिए खाने के भोजन होते हैं उनमें भी ये काफ़ी सहायता करते हैं। विश्व की कम से कम 1/3 कृषि, क्या कहते हैं, हमारी जो विश्व की कम से कम कितनी, ये जो 1/3 कृषि है वो फसलों के परागण पर निर्भर करती है। ठीक है, तो ये फसलों की जो विविधता होती है उसी पर क्या करती है, निर्भर करती है। परागण के लिए जो मिक्ष्या जो सर्वाधिक प्रभावी वर्ग होता है, जो परागण के लिए सबसे जो सर प्रभावी वर्ग किसको माना गया है, ये जो मिक्ष्या है इसको माना गया है। और एक से यानी और ये जो 400 से अधिक फसलों के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। तो कितनी फसलें बताई गई हैं यहाँ पर, 400 से अधिक फसल है जिसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। परागण एक ऐसी अनिवार्य व्यवस्था है जो पौधों और प्राणियों के बीच में जटिल संबंधों को या क्या करती है, एक प्रकार से परिणाम करती है। तो ये क्या करती है, जो परागण यानी पौधों और प्राणियों के बीच में संबंध को दर्शाती है और इनमें किसी की भी कमी या ह्रास होने से दोनों के अस्तित्व को प्रभावित हो सकता है। तो अगर किसी प्रकार का परागण के अंदर प्रभाव पड़ता है तो जिसकी वजह से हमारे पौधे हैं वो भी प्रभावित होंगे और हमारे जो प्राणी हैं वो भी क्या होंगे, प्रभावित होंगे। ठीक है, और जो प्रभावी परागण के लिए जो मूल प्राकृतिक वनस्पतियों के जैसे संसाधन भी आवश्यक है। तो इनके लिए हमें जो क्या करना है, फिर जो प्राकृतिक वनस्पति है उनके भी जो आश्रय के लिए भी क्या है, जो संसाधन की क्या हमें आवश्यकता है। देखते हैं हमारा ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, उपयुक्त में से कौन सी पूर्व धारणाएं हैं। तो पहला कहता है जो परागण प्रजाति की विविधता के बिना भारत में के अनाज और खाद्य संसाधनों में उत्पादन संभव नहीं है। तो पहली बात तो इसमें कहीं पे भी एक देश का जिक्र तो नहीं हुआ है। ठीक है, तो इसमें कहीं पर भारत का या किसी यहाँ पर जो जिक्र हुआ है किसी देश का, ठीक है, तो इसमें भारत वगैरह का जिक्र भी नहीं हुआ। अभी कौन से देश के अंदर कोई बात की गई, तो ये तो हमारा सीधा ही गलत हो जाए। तो एक कैंसिल होते ही हमारा एक कैंसिल हो गया और सी चल गया। अब हम देखते हैं अगला कहता है भी जो उद्यान होते हैं, कौन से, जो उद्यान उद्यान फसलों की एकमात्र कृषि यानी एक दहाई कृषि और कीटों के अस्तित्व के लिए बाधक है। तो जो उद्यान उद्यान मतलब जो जिस प्रकार के जो फैक्ट्री वगैरह जो होते हैं, तो क्या इसकी भी जिक्र किया गया है, इसका भी कोई जिक्र हमारे यहाँ पर नहीं किया गया। भी फसलों के लिए किस प्रकार की कृषि या कीटों के लिए अस्तित्व के लिए नुकसानदेह होते हैं या नहीं होते हैं, तो इसके बारे में उद्यान वगैरह के लिए भी हमारे पूरे का पूरे परिच्छेद के अंदर किसी भी प्रकार का जिक्र नहीं किया गया है। तो बी भी हमारा कैंसिल हो जाता है। ठीक है, बचता केवल हमारा डी ही है। तो क्या कहते हैं, प्राकृतिक वनस्पति से विहीन कृषि क्षेत्रों में जो परागणों को अत्यधिक कमी हो जाएगी। तो ये बात उसमें कहा गई है भी, जिस प्रकार से इससे कृषि होगी तो इसमें पौधों से और प्राणियों में दोनों के अंदर प्रभाव पड़ेगा। और जो कीटों में विविधता पौधों में विविधता लाती है, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। ये भी इसमें कही गई है भी, जिस प्रकार के जो कीट होंगे वो उससे क्या होगा भी, जितने कीट होंगे हमारे जो पौधे होंगे वे उसी प्रकार से उसको न्यूट्रिशन प्रदान करवाएंगे बाद में कंसल्ट करके, तो क्या होंगे भी, पौधे भी क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। तो चौथा कथन भी हमारा सही है, तो राइट आंसर होता है इसका डी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, ये भी परिच्छेद से संबंधित है। कहता है तमिलनाडु की जो कावेरी नदी घाटी पर क्षेत्रीय जलवायु मॉडलों का उपयोग करते हुए जलवायु परिवर्तन के प्रभाव में किए गए जो अध्ययन है, ठीक है, अध्ययन में अधिकतम व न्यूनतम तापमान में वृद्धि और प्रवृत्ति और वर्षा के दिनों में की संख्या में कमी देखी गई है। तो अभी क्या हुआ भी, जो तमिलनाडु का जो कावेरी नदी घाटी है उस पर क्या हुआ है भी, कहीं के जो क्षेत्रीय जो मॉडल है उसके आधार पर उस पर अनुसंधान हुआ है या उस पर रिसर्च हुई है, जिससे पता चला है भी जो हमारी जो जलवायु है, जब हमने उसका जलवायु के अंदर जो तापमान हमारा कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारी प्रकृति और वर्षा के दिनों में भी क्या आती है, कमी आ रही है। ठीक है, तो सीधे सीधे हम कह सकते हैं कहीं कहीं हमारा जल की जो कमी हो रही है इसकी वजह से। इन जलवायु के परिवर्तनों का इस क्षेत्र में जलीय चक्रों पर भी प्रभाव पड़ रहा है। तो ये भी हमने देखा है। तो कई जो नदियाँ ऐसी होती है जो वर्षा से अपना जल प्रभाव यानी ग्रहण करती हैं, तो वो नदियाँ भी सूख जाएंगी। इसके बाद में जो नदियाँ होती हैं जिनका जो कहीं कहीं जो पानी का जो स्रोत होता है वो भी कई बार जल से मिलता है। उसके बाद में जो तालाब वगैरह है वो भी क्या होते हैं, जल से बनते हैं। तो इसके ये भी क्या होंगे, सूख जाएंगे।
परिणाम स्वरूप अधिक मात्रा में जल बह जाएगा और जल के पुनर्चक्रण और क्या करने उनको पुनर्चक्रण और रिचार्ज करने में कमी आएगी। तो इससे क्या होगा, पुनः भ्रमण करने में और रिचार्ज करने में हमें क्या आएगी, कमी आएगी। तथा हमारा जो भूमि जो स्थल है किसान, जो हमारा जो भूजल का जो स्तर है वो भी क्या होगा, इससे प्रभावित होगा। तो इस प्रकार की कमी होगी तो हम क्या करेंगे, भूमि से अपना जल निकालना शुरू कर देंगे। इसके अतिरिक्त राज्य में सूखे पड़ने की बारंबारता में वृद्धि होगी। तो राज्य में क्या होगा, सूखा भी पड़ेगा पानी की कमी की वजह से, क्योंकि वर्षा अधिक मात्रा में नहीं हो पा रही है। इसके कारण फसलें बचाने के लिए हमें भूजल के संसाधनों पर किसानों की निर्भरता बढ़ जाएगी। तो इससे क्या होगा, भी फसल है उनको बचाने के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा हमारा जो भूमि जल है उसका उपयोग हम करेंगे। ठीक, तो पूछा गया सर्वोत्तम रूप से कौन सा दर्शाया गया। तो पहला कहता है भी जो क्षेत्रीय जलवायु मॉडलों का विकास जलवायु अनुकूलन व कृषि पद्धति का चयन करने में सहायक है। तो इसमें ये तो हमें नहीं बताया गया है भी किस प्रकार के हम जो इनसे हम कौन सी पद्धति अपना सकते हैं या कौन सी अपना दी, ऐसा कोई भी जिक्र इसमें नहीं किया। अभी हमारी जो कृषि पद्धति की इसमें किसी प्रकार की कोई भी बात नहीं की गई। अभी हमें कौन सी कृषि पद्धति अपनानी चाहिए नहीं अपनानी चाहिए, इसके बारे में पूरे परिच्छेद के अंदर कोई भी जिक्र नहीं हुआ है। तो इसका पहला जो होगा वो गलत हो जाएगा। अगला कहता है भी शुष्क भूमियाँ कृषि पद्धतियों को अपनाकर भूजल संसाधनों में अत्यधिक निर्भरता को कम किया जा सकता है। तो इसमें ये जिक्र नहीं हुआ भी हम कैसे कृषि अपनाएं जिससे हमारा जो भूजल है उसको क्या हो कम किया जा सकता है या बढ़ाया जा सकता है। भू इतना कहा गया भी जो जिससे क्या हो भी कृषि पर निर्भरता बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से हमारा भूमि जल जो कम हो जाएगा। मगर ये नहीं कहा गया है भी उस हमारे परिच्छेद के अंदर भी तो किस प्रकार का हमें कृषि अपनानी चाहिए नहीं अपनानी चाहिए। तो इस प्रकार का जिक्र तो ये भी हमारा गलत होता है। अगला कहता है जलवायु से जल संसाधनों का महत्व बढ़ा है, जबकि साथ ही साथ इसका संकट भी बढ़ा है। तो ये बात बिल्कुल कही है भी जिससे हमारा जलवायु परिवर्तन बढ़ रहा है तो उससे क्या हो रहा है, धीरे धीरे हमारा क्या हो रहा है भी जो जल का जो संकट है उससे क्या होता है बढ़ता जा रहा है। हमारे जल के जो स्रोत हैं वो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं और उसके कारण जो जल का जो संकट है वो भी हमारा बढ़ता जा रहा है। तो जलवायु ये हो किसके रहा है, जलवायु परिवर्तन के कारण। तो ये तीसरा हमारा सही हो सकता है। चलो चौथा और पढ़ते हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण एक यानी किसान को असाधारणीय आजीविका और जोखिम संसाधनों को अपनाने पड़ता है। तो इसके बाद में ये नहीं कहा गया है भी संसाधनों को किस कौन से जोखिम या असाधारणीय आजीविका के लिए किस प्रकार के संसाधन अपनाने हैं या किस प्रकार की रणनीति का अपनानी चाहिए। तो इस बारे में कुछ नहीं कहा है, सिर्फ इतना कहा है भी किसान अपनी फसलों को बचाने के लिए सिर्फ जो भूमि जल है उसका उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी हमारा गलत होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा केवल सी हमारा सबसे सटीक बैठता है। ठीक, तो राइट आंसर होता है इसका सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला भी हमारा परिच्छेद से संबंधित है। तो क्या कहता है अभी हाल ही में जो शोधकर्ता पर्यावरणीय प्रदूषक जिसका नाम क्या है जो बिस्फिनॉल, ठीक है, जिसको BPA के नाम से जानते हैं, कि हमारी जो तंत्रिका आवेशित प्रभावों का पता लगाने के लिए एक प्रकार की जो स्टेम जो हमारी कोशिकाओं का उपयोग करने में सफल रहे हैं। उन्होंने मानव में हृदय रोग, मधुमेह परिवर्तन साथ साथ कौन कौन से रोग हैं हमारे जो जिसके हार्ट पेशेंट्स हैं या हमारी जो डायबिटीज़ है उसके बाद में और परिवर्तन असामान्यताओं के लिए जिम्मेदार माने जाने के योग्य के हैं। ये तो किसके लिए, तो ये कहीं न कहीं जो इन बीमारियों के लिए क्या है जिम्मेदार बताए गए हैं हमको हमारे जो BPA के अनुप्रयोग द्वारा हमारे जो मूषक व भ्रूणीय स्टेम कोशिकाओं के भेदन के दौरान जीन अभिव्यक्ति प्रोफाइल की जांच के लिए एक जैविक रसायन या कोशिका आधारित जो अपमान के संयोजन का उपयोग किया है। ठीक है, तो ये क्या करता है इससे क्या होता है हमारी जो जैव रसायन है या कोशिका आधारित जो अमापन है उसका हमने क्या किया है संयोजन किया है या उसको हमने क्या किया जोड़ा है या एक प्रकार से उनका विकास किया है। ठीक है, वे अंतः त्वचा और बाह्य त्वचा के प्राथमिक जनन स्तरों या जिसको जेम्स लेयर के सही निर्देशन के लिए जो हमारी जो BPA है उसके जो अविशालता यानी इसको बोलते हैं एक प्रकार की टॉक्सिसिटी मतलब जहरीली अगर कोई चीज़ हो का पता लगाने या उनका जो अमापन करने तथा तंत्रिका प्रजनन की कोशिकाओं का सृजन करने में सफल रहा है। ठीक, तो अभी हुआ क्या है अभी जो हमारे जो शोध करता है उन्होंने इस पर यह हमारा जो बिम्स्टिक ए और एक प्रकार का एक जो हमारा जो एक प्रकार का न्यूरोटिक्स है उसके प्रभाव का पता लगाने के लिए जो हमारी जो स्टेम सेल्स होती हैं जो कि क्या करते हैं उनको ये क्या करते हैं कहीं ना कहीं यानी उसका क्या किया है उन्होंने एक प्रकार से अनुमोदन किया है या उनकी खोज की है। वो क्या करती हैं जो ये कोशिकाएं होती हैं वो हमारे हृदय रोग हैं या डायबिटीज़ हैं या अन्य प्रकार के जो रोग होते हैं उनको करने के लिए ये क्या होती है कहीं कहीं जिम्मेवार होती हैं। ठीक है, और साथ ही साथ हमारी जो भ्रूण स्टेम सेल है यानी जो भ्रूण हम करते हैं जिससे हमारी जो जनन प्रक्रिया है वो हमारी क्या होती है
अच्छी होती है उसको भी ये कहीं ना कहीं क्या करती है, वेतन यानी कहीं ना कहीं उसको प्रभावित करने से संबंधित भी कार्य करती है। तो क्या कहता है, पूछा गया हमें से इसमें से पूर्ण धारणा। तो पहला कहता है हमारा जो BPA, ठीक है, तो यानी जिसको बोलते हैं बिस्फेनिल ए, जीवों में जो पूर्ण जो ध्रुवीय विकास को क्या करता है, परिवर्तन कर सकता है, यानी वह जो जो भ्रूणीय जो विकास होता है उसको क्या कर सकता है, ये परिवर्तन कर सकता है। तो जो पहला जो हमारा जो कथन है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि हमने ये चीज़ हमने देखी है, ये होता है हमारा जो भ्रूण है या हमारी प्रजनन शक्ति है उसको क्या कर सकता है, कम कर सकता है। तो पहला तो हमारा सही है, तो जिसके अंदर पहला नहीं है वो हमारा कैंसिल हो जाएगा। अगला कहता है प्रदूषण से होने वाले रोगों के उपचार की खोज करने में जैविक रासायनिक व कोशिकाओं का उपमान उपयोगी है। तो इसमें कहा है भी जो प्रदूषक से होने वाले रोगों के लिए, तो इसके अंदर इस प्रकार के प्रदूषण से बात नहीं कही है, ठीक है जी। भी प्रदूषण से किस प्रकार के रोग होते हैं, प्रदूषण तो और प्रकार के होते हैं, हमें श्वसन से बीमारियां हो सकती है, अन्य जो बीमारियां हो सकती है। तो इसमें क्या भी प्रदूषण से होने वाले रोगों के उपचार खोज के लिए हमारे जो जैव रासायनिक व कोशिका आधारित आह्वान का उपयोगी हुई। तो ये हमारा ज़रूरी नहीं है भी केवल इसी से हम क्या कर सकते हैं, इससे हमारे अगर फेफड़ों में दिक्कत होगी तो वहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, हमारी जो स्टेम सेल्स है वो काम नहीं करेगी, क्योंकि सांस लेते वक्त हमें क्या होगा 20 प्रकार की। तो ये कोशिका कहाँ पर, जो हमारे हृदय रोग है, मधुमेह है, परिवर्धन प्रकार के जो रोग है, इन्हीं को क्या करती है, प्रभावित करती हैं। तो जो दूसरा है वो गलत हो गया। तो दूसरा हमारा किस किस के अंदर इसमें है, इसमें है, तो शायद सीधा डायरेक्ट हमारा आंसर आ गया सी। पर्यावरणीय प्रदूषकों में जो शारीरिक या जो शरीर क्रियात्मक प्रभावों का मूल्यांकन करने के लिए जो भ्रूणीय जो स्टेम कोशिकाएं मॉडल के रूप में कार्य करती है, तो ये बात हमने इसके अंदर कहा गया। तो इसके अंदर कार्य कौन करती है, हमारी जो कोशिका होती है वो एक प्रकार से भ्रूणीय स्टेम कोशिकाएं होती हैं, उसके मॉडल के तौर पर ये कार्य करती है। ठीक, तो थोड़ा सा गौर से पढ़ोगे तो हमारे उत्तर इसमें से मिल जाएंगे। ठीक, तो राइट आंसर होता है हमारा इसका सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगला हमारा मैथ का क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, यदि हमारी 3 की पावर 2019 है, कितनी, जो 3 की जो पावर है वो इतनी दे रखी है हमें, 3 की पावर 2019 दे रखी है, ठीक है। तो उसको अगर हम 10 से विभाजित करते हैं तो हमारा शेष फल क्या आएगा। तो इस प्रकार के अगर क्वेश्चन होते हैं तो उसको हम क्या करते हैं, इस पावर को जितना हो सके उतना छोटा हम करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसको क्या करें, ठीक है, तो पहले हम ये 2009 है इसको डिवाइड करके देखते हैं कितने से पूर्ण पूर्ण भाग होता है, ताकि हम उसको छोटा कर पाएँ। तो 2019 को मैं अगर 3 से डिवाइड करता हूँ, ठीक है, तो ये पूरा पूरा आ जाएगा, ठीक है। तो 3 को अगर चलो हम एक डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो जब मैंने इसको यहाँ से इससे 3 से डिवाइड किया तो हमारा जो आंसर आया वो आया तो 376 आया। तो अगर मैं इसको इस प्रकार से लिख देता हूँ 3 की पावर 3, और इस सारे की पावर अगर मैं क्या करूँ 673 करूँ, तो यही बात है, दोबारा इससे मल्टीप्लाई करो वही चीज़ बन जाएगी। और जब मैं इसको अंदर सॉल्व करता हूँ तो ये हमारा क्या बनता है 7, ठीक है। इसकी ये पावर पड़ी है, मगर मैं इसको अगर 10 से डिवाइड करता हूँ, कितने 10 से डिवाइड करता हूँ तो 20 पे चला गया, हमारा रिमाइंडर क्या बचता है यहाँ से 7 बचेगा, क्योंकि 20 पे यानी अब 10 नहीं इससे काटूँ तो 10 दूनी 20 होता है, बाकी जो 7 बच गया वो क्या हमारा रिमाइंडर होगा। तो यहाँ से अगर 7 बचता है तो अगर मैं इस पूरे को सॉल्व भी करूँगा तो अंत में हमारा जो रिमाइंडर बचेगा वो 7 ही बचेगा। तो राइट आंसर होता है हमारा इसका सी, इसका राइट आंसर है। जो 7 है वो हमारा इसका क्या है, राइट आंसर है, ठीक। तो बस इसी प्रकार से हमें थोड़ा सा धैर्य रखना और करके देखना। इस प्रकार के क्वेश्चन के अंदर इस पावरों को सबसे पहले क्या कहता है, जितना हो सके उतना छोटा करना होता है, ठीक। तो एक बार मैं इसको मिटा लेता हूँ, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसका जो आंसर हम देख रहे हैं इससे अगला कहता है भी हमें कुछ संख्याएं दे रखी है, जैसे 3 है, 7 है, 3, 7, 9, 8, 1 इस प्रकार की संख्या है, जिसमें एक अंदर बीच में हमें पी दे रखा है, चलेगा पी। तो हमें बताना है ये क्या होती है, 7 से संपूर्णता विभाजित होती है, तो हमें क्या करना है, पी का मान ज्ञात करना है, पी का मान क्या है। तो इस प्रकार की जो क्वेश्चन होती है तो उसको हम क्या करते हैं, पीछे से लगते हैं और 3 के अंदर डिवाइड कर लेते हैं, क्योंकि ये सब 7 का जो हमें डिवाइड करने का ये रूल होता है, ठीक है। तो पीछे से हम क्या करते हैं, इसको 3 के अंदर डिवाइड कर लेते हैं। पहला हो गया हमारा 369, ठीक। दूसरा हमारा हो गया, एक मिनट इसको थोड़ा सा कर लेते हैं साफ ताकि हमें साफ दिखाई दे, ठीक है। तो दूसरी हमारी जो संख्या बनेगी वो बनेगी हमारी 2, 5 और फिर पी, ठीक है। फिर हमारी जो संख्याएं बनेगी वो बनेगी 9, 8, 1, 9, 8, 1, ठीक है। इस प्रकार की संख्या बनती है और अंत में हमारे पास सिर्फ 2 अक्षर बचते हैं, 3 और 7, ठीक है, ठीक।
तो अब हमें क्या करना है भी, इस चीज़ को हमें देखना भी है, पी का जो हमारा मान है वो हमारा मान क्या होगा। और हमें ये बताया गया है भी जो पी है वो यानी ऐसी संख्या होगी जो क्या उसको यहाँ पर ऐड करने से ये 7 से क्या हो, पूर्णतः विभाजित हो। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, जो पी वाली चीज़ है हम इस सारी को क्या कर लें, तो पहले इसमें होता क्या है भी, जो हमारे पहला अक्षर होता है यानी जो ये वाली अंक से होती है, इसमें से ये माइनस होता है, फिर अगली संख्या इसमें जुड़ती है, फिर ये संख्या क्या होती है, इसमें से माइनस होती है। तो इस प्रकार से ये सीरीज चलती है। ठीक है, तो इसको हम लिखते हैं जैसे 369 माइनस, 1 मिनट मैं लिख लेता हूँ। ठीक है, तो मैंने इसको ऐसे लिख लिया है। तो जब मैं क्या करता हूँ, ये प्लस वाली एक साथ करता हूँ और माइनस वाली एक साथ कर लेते हैं। तो जब मैं इसको प्लस करता हूँ तो ये हमारा बचता है 1300। ठीक है, तो ये कितना बच गया हमारा, ये लगभग बचेगा 1300 के इसमें 1350 के आसपास। ठीक, उसमें से अगर मैं 37 फिर और माइनस करता हूँ, ठीक है, प्लस वाली जोड़ी अभी, फिर इसमें से माइनस कितना है हमारा 25 पी है वो ऐसा कैसा पड़ा है। जब मैं इसमें से ये अगर माइनस करता हूँ तो ये हमारा पास बचता है 13 बचेगा। ठीक है, माइनस में हमारा क्या होगा 25 पी। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद हमें क्या करते हैं अभी, अब जब हम इसको डिवाइड करते हैं 7 से, ठीक है, तो हमारा जो क्या रिमाइंडर आएगा वो हम देखते हैं। अभी पहले इस संख्या को हम डिवाइड करते हैं 7 से। ठीक है, तो इस संख्या से हम जब क्या करते हैं 4 से अगर हम डिवाइड करते हैं, ठीक है, सॉरी 7 से डिवाइड करते हैं तो 4 तो हमारा यहाँ से आ गया। तो अगर अब हम क्या होना चाहिए, रिमाइंडर बचे, क्योंकि ये अगर प्लस में होती तो हम कह सकते हैं ये 4 क्या हो, अधिक हो यहाँ पर। ठीक है, यानी क्या हो, 4 हमारी इससे कम हो, क्योंकि माइनस हो रही थी वो और 4 कम कर देती। या फिर ऐसा हो ये थोड़ी सी 4 यानी क्या हो, यहाँ पर जो संख्या हो वो यो इस प्रकार से माइनस कर दे, तो यहाँ से जो 4 बचे उसको हो जाए। तो पहले हमें ये देखना होगा जो यहाँ जो संख्या है पहले ये पूर्ण किस किस पर डिवाइड होती है। ठीक है, पूर्ण किस पे, तो हम अगर पहले ये यहाँ पर जो संख्या आएगी वो हमें ये पता है भी जो 200 यानी जो 0 से लेकर हम 9 पुट कर सकते हैं यहाँ पर। तो अगर हम 0 पुट करते हैं यहाँ पर तो वह हमारी 7 से डिवाइड सही तरह से नहीं होती है। तो यहाँ पहले तो हमें ये चाहिए भी वह पूर्ण रूप से 7 से विभाजित हो, फिर हम ये देख सकते हैं भी जो ये 4 जो रिमाइंडर बचा था वो अगर उसमें और ऐड कर दिया जाए तो वो क्या होगा, 7 की जगह पुट होगा और पूरी पूरी संख्या को 7 से विभाजित कर देगा। ठीक, तो अगर 51 लेते हैं तब भी वह 7 से भाग नहीं होते हैं, मगर मैं जब 252 लेता हूँ, ठीक है, तब ये क्या होते हैं, इससे विभाग होती है। और अगर मैं 268 लेता हूँ, ठीक है, तब भी ये इससे क्या होते हैं, विभाजित होते हैं। तो पहले हम अगर 52 लेते हैं तो क्या होते हैं, 52 के बाद अगर मैं इसमें 4 और प्लस कर देता हूँ, क्योंकि जो हमारा इससे डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आया था वो भी तो हमें पूर्ण करना होगा। वो कब पूरा होगा, जब इसमें 4 प्लस होंगे वो इसमें से माइनस होंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 256 हो जाएगा। ठीक है, 256 जब मैं इसमें से माइनस करता हूँ तब हमारे पास बचता है लगभग 1057 के आसपास संख्या बचती है। और 1057 को जब मैं क्या करता हूँ, डिवाइड करता हूँ 7 से, तो हमारा जो रिमाइंडर है वो कुछ 0 आता है, यानी कोई भी रिमाइंडर हमारे पास नहीं बचता है। तो यहाँ पर मैं कौन सी संख्या ऐड करूँ, तो हमारे पास यहाँ पर मैं ऐड करूँगा 6 वाली संख्या है वो ये ऐड करूँगा। तो राइट आंसर होगा हमारा बी, इसका राइट आंसर होगा। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर है यानी 6 है वो इसका क्या है, राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन है वो भी हमारा थोड़ा सा एक प्रकार से हम गैथ का कह सकते हैं या फिर हमारे कॉमन सेंस का कह सकते हैं। तो कहता है भी 1 जनवरी 2021 को एमएमए वर्ष दिन पेट्रोल का जो मूल्य है वो इतना है। कितने किस तारीख को है ये, 1 जनवरी को है। ठीक है, सन हमारा सेम चल रहा है, यानी एक सन JAN लिख देते हैं। 1 जनवरी को हमारा आ गया है, पेट्रोल की कीमत क्या है, 80 रुपये तो है ही है, पर साथ ही साथ क्या हो रही है अभी 1 इतनी ये बढ़ रही है, 0.1 इंटू एम। ठीक है, तो ये क्या हो रही है अभी, पेट्रोल की दिन प्रतिदिन एमवे दिन है, इसमें क्या हो रहा है, मूल्य में वृद्धि हो रही है एक प्रकार से। अगला कहता है जहां एम की वैल्यू यहाँ से कोई भी हो सकती है, 1 से लेकर 100 तक हो सकती है। उसके पश्चात कहते हैं जो दूसरी ओर अगर हम वर्ष 2021 की बात करें, ठीक है, तो 2021 जैसे इसी साल की बात कर रहे हैं। ठीक है, 2021 के अंदर जो एनवे जो दिन है सॉरी एनवे दिन जो डीजल का मूल्य है उसमें क्या हो रहा है, अभी एनवे के हिसाब से वृद्धि हो रही है। तो ये हमारा कितना है, इसका जो मूल्य है, इसको जो है 1 जनवरी ही मान लेते हैं। तो 1 जनवरी का जो इसका मूल्य है वो क्या है हमारा 69 पॉइंट 015 इंटू एन। तो ये हमारा ये दे रखा है जैसे हमने लिखा है। तो ठीक है, तो ये दे रखा है, तो हमें ये बताना भी 2021 को किस तिथि को क्या हो गए, ये दोनों के दोनों ईंधन हो गए वह क्या गए, बराबर होंगे।
फिर एक बार हम ऑप्शन चेक करते हैं तो 21 मई, 20 मई, 19 मई और 18 मई। तो हमें ये पता है भी, यानी जो मई के हैं तो यानी अप्रैल तक तो होंगे। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, तो अप्रैल के जो दिन है वो काउंट कर लेते हैं। तो हमारा जो जनवरी का महीना 31 का होता है, लीप ईयर नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, जो दूसरा महीना होगा वो 28 का होता है। ठीक, इसके बाद में अगला जो महीना होता है वो फिर 31 का होगा, और वो जो अप्रैल होगा वो हमारा कितने का होता है, 30 का होता है। ठीक है, जब हम इस सारे को टोटल करते हैं तो हमारे पास कितने 100 दिन तो आ गए हमारे अप्रैल के तक। लगभग 30 जो अप्रैल होगी तब तक हमारे 100 दिन बेहतर हो गए। ठीक है, तो इससे हम क्या कर सकते हैं, पहले हम, ठीक है, जो हमारे पास डे आ गए, इतने डे हैं, तो अब हम क्या करें, इन 100 को पहले इसके हिसाब से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, अगर ये जो 100 दिन है, तब हम क्या करते हैं, इन 100 दिन को अगर 80 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, हमारा जो पेट्रोल के प्राइस है 100 दिन में कितने बढ़ जाएंगे, इससे हम अंदाज़ा लगाते हैं। ठीक है, तो जैसे 80 था हमारा, उसमें प्लस था हमारा 0.1 था, उस हिसाब से बढ़ रहा था। ठीक, उसके एन टू एम था हमारे पास, मल्टीप्लाई एम की जगह हमने डे के से देखें 100 दिन हमने रखा है। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ अगर पॉइंट काट के यहाँ नीचे 0 लगाते हैं तो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गई, तो ये 10 बच गया, तो टोटल कितना हो गया, 90 रुपये। ठीक है, तो 100 दिन बाद जो पेट्रोल की कीमत है वो कितनी हो जाएगी, 90 दिन की हो जाएगी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अभी जो अब 90 रुपये की कब है, 30 मार्च को है। ठीक है, तो हमें ये देखना है भी, जो ये जो 90 दिन के बाद है, ठीक है, तो 90 दिन के बाद जो पेट्रोल है वो कितना, 90 रुपये का हो जाएगा, जबकि कितने 100 दिनों के बाद। जबकि हम देखते हैं डीजल की बात करते हैं, तो डीजल का मूल्य हमारे पास क्या था, डीजल का मूल्य अब कब हमारा 90% होगा, अभी इस महीने के दिन पूछा गया, अभी किसको बराबर होगा। ठीक है, तो ये क्या, अभी एन में दिन पर आगे क्या हो जाती है, 10-50 अचर हो जाती है। अचर का मतलब वहाँ पर जाके स्थिर हो जाती है। अब 90 रुपये के बाद ये क्या होगी, स्थिर हो जाएगी, उसके बाद इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं आएगा। तो अब जब हमारा डीजल 90 रुपये का होगा, किस दिन 90 रुपये का होगा, उस दिन आकर इनकी कीमतें क्या हो जाएंगी, समान हो जाएंगी। ठीक, तो हम देखते हैं जो हमारा इसका वैल्यू कितनी थी हमारी, 69 इंटू 0.15 इंटू एन था। ठीक है, तो अगर हम सबसे पहले इसको लेते हैं 21 मई को या 20 मई को, किसी को भी लेते हैं, 21 मई को लेते हैं, तो 21 मई के दिन हमारे कितने दिन हो जाएंगे, 100 तो ये दिन थे और 21 इसमें और ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो कितने हो जाएंगे, ठीक है, ये सॉरी, ये जो दिन होते हैं वो होते हैं 20 होते हैं, जबकि पेट्रोल को हमने 100 दिन पर एडजस्ट किया है। तो अगर n की वैल्यू हम क्या करते हैं, 69 इंटू 150 इंटू क्या करते हैं, 120 करते हैं। ठीक है, 120 से गुणा करते हैं, तो हम एक जीरो यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, तो नीचे 100 आ गया, 1 0 से 1 0। जब हम इसको सॉल्व करते हैं सारे को, तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा लगभग 90 पॉइंट में 15। ठीक है, तो ये हमारा क्या आएगा, इतना इसका आंसर आएगा इसके बाद हमारा करने के बाद। ठीक, तो ये तो हमारा नहीं हो पाता है। इसके बाद में हमारा जो दूसरा जो हमारे पास बचता है 20 मई, 20 मई में हमारे पास दिन कितने होंगे, सॉरी, इसके बाद में हमने 120 में ये हो गया था 141। ठीक है, जब यहाँ पर हम क्या जोड़ते हैं, 140 यानी 20 जोड़ते हैं, तो यह क्या हो जाएगा, 140 हो जाएगा। ठीक है, 169 इंटू 515 मल्टीप्लाई में कितना है हमारा 140, तो 140 हो जाएगा। तब हम इसको सॉल्व करते हैं, तब हमारा 90 डे आएगा, जो वो होगा हमारा राइट आंसर। ठीक है, तो 20 मई को क्या होगा, हमारा जो रिजल्ट होगा वो, यानी जो हमारा रिजल्ट क्या, जो 20 मई को हमारा क्या होगा, जो पेट्रोल और डीजल का जो दाम है वो क्या होगा, बराबर होगा। और यहाँ से अब दोनों का जो यानी जो कीमत है वो क्या चलेगी, बराबर चलेगी, कोई भी परिवर्तन उनका नहीं आएगा। ठीक, तो राइट आंसर होगा हमारा इसका बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कहता है भी किसी एक हाई स्कूल में, ठीक है, जो जीव विज्ञान के कक्षा में एक पूर्व अनुमान लगाया गया कि जो पशुओं की जो स्थानीय जो आबादी है वो प्रत्येक 12 वर्षों में क्या होती जाती है, दोगुनी हो जाती है। और दिए गए आंकलन के अनुसार वर्ष 2021 के आरंभ में जो पशुओं की जो आबादी थी वो कितनी थी, 50 थी। तो n वर्षों के पश्चात जो आबादी है पी को में क्या करती है, निरूपित किया जाता है। तो बताइए निम्नलिखित में से आबादी को बढ़ने वाला समीकरण कौन सा होगा। ठीक है, तो हमें समीकरण के बाद में बताना है भी समीकरण है वो कौन सा निरूपित करेगा। तो ऐसी एक स्थिति में क्या होता है भी, सबसे पहले हम क्या देखें भी, हमें ये पता है भी हर 12 वर्ष के बाद क्या होगी, जो आबादी है वो क्या हो जाएगी, दुगनी हो जाती है। तो अगर हम इसका क्या करते हैं भी 12 वर्ष है वो क्या है, इसकी 2 गुना के बराबर है। क्या है, 12 वर्ष है वो कितने, जो संख्या है उसके 2 गुना के बराबर है। ठीक है, तो अगर हम इस बात को करें तो ये इक्वेशन अगर के 12 वर्ष तो पहले ही दे रहा, 12 दे रखा, ये दे रखा, तो इसका कोई भी हमारे क्वेश्चन से किसी प्रकार का मतलब ही नहीं बनता है, क्योंकि जो 50 है वो तो क्या है, वैसे भी पशु है, पशु के साथ नहीं है, जबकि n हमारे क्या वर्ष हैं। तो पहली बात तो ये वर्ष के साथ ऐड होगा। दूसरा देखते हैं, अगर हम n के साथ करते हैं तो n अगर 12 वर्ष है
तो कितने वर्षों की अगर n की वैल्यू 1 रखते हैं तो 1 यानी 2 है वो 12 के बराबर है, तो ये 24 हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगी। तो दूसरा हम क्या देखते हैं, इसको डिवाइड बाय। तो अगर इससे हम क्या करें भाई n इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, तो ये भी हमारा नहीं हो सकता। मगर जो ये वाली जो समीकरण है, ठीक है, इसमें हम क्या कर सकते हैं भी आसानी से ये बात निकाल सकते हैं भी किस प्रकार से हमारी जो दुगनी होगी। जैसे 50 है, ठीक है, तो 50 इंटू 2 है, तो 2 की पावर कितनी है हमारी 12, n बटा 12 है, और n की वैल्यू अगर 12 होती है, ठीक है, तो 12 से 12 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और बचेगा केवल 1, तो यानी 12 इंटू 100 हो जाएगा। तो यानी 12 वर्षों बाद हम कह सकते हैं भी n की वैल्यू अगर जब 12 होती है तो क्या होगी, उसकी आबादी है वो दुगनी हो जाएगी हमारे क्वेश्चन के हिसाब से। ठीक, तो राइट आंसर होता है हमारा इसका डी, इसका राइट आंसर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे इसको कर लेते हैं थोड़ा साफ। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, कहता है भी एक कक्षा में 60 विद्यार्थी भारत से हैं, तो कितने हैं हमारी, जैसे पूरे विद्यार्थी कितने हैं 100 है, उसमें हमने 60 कहा है भारतीय हैं और बाकी क्या है विदेशी हैं, तो 60% हमारे क्या हो गए भारतीय हो गए, और यानी 40 यानी जो हम कह सकते हैं एक प्रकार से 40 है वो कौन से हैं, ये हमारे ब्रिटेन या कोई अन्य देश के हैं। अब कहता है ये जो 60 जो विद्यार्थी हैं, प्रतिशत यानी 100 ही मान लेते हैं, इन 60 विद्यार्थियों में से जो 30% है वो क्या है लड़कियां हैं, इस 60 की 30% है, इस 60 की जब हम 30% निकालते हैं तो इसके क्यों यहाँ पर लेते हैं 60 इंटू 30, ठीक है, डिवाइड बाई कितना 100, ठीक है, एक जीरो से यानी 2 जीरो है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होगी, तो यानी लड़कियां कितनी है 18 है, यानी 60 में से 18 क्या है लड़कियां हैं। ठीक, तो बाकी लड़के हमारे पास कितने बच गए यहाँ पर, अब 32 है, वो क्या है सॉरी हमारे पास जो लड़कों की जो संख्या है वो कितनी है 32 है, 32 हमारे पास भारतीय लड़के हैं और 18 हमारे पास लड़के हैं। मगर पूछा गया है भी वे विद्यार्थियों में विदेशी लड़कियों के जो जो है विदेशी जो, तो पूछा गया विदेशी विद्यार्थियों में कितने प्रतिशत लड़के होंगे, तो हमें लड़कों को बताना है। ठीक है, तो इसमें से लड़के कितने होंगे, तो अगर हम ये कह सकते हैं भी जो कितने प्रतिशत के हिसाब से पूछा गया, तो और ये इसका तो हमें जो डाटा है वो हमने सॉल्व कर लिया। अब हम बता सकते हैं जो 18 लड़के थी तो यहाँ पर कितने, जो 32 यहाँ पर क्या होंगे लड़कियाँ होंगी, ठीक है, तो 32 लड़कियाँ, तो बचे हुए कितने 8, बाकी बचे वो क्या होंगे लड़के होंगे। तो ये जो 40 का जब 8 निकालते हैं हम, जब 40 का हम 8 के हिसाब से निकालते हैं तो 40/100 इंटू 8, ठीक है, तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो इसको जैसे इससे ये काट दिया, ठीक है, फिर ये जिस प्रकार से हम गए 8 5 40 और 40 को अगर 10 से डिवाइड करते हैं तो ये आ जाएगा हमारा 20, ठीक है, तो ये कितना लगभग 20% क्या होंगे इसमें है जो है वह लड़के होंगे इसकी तुलना के मुकाबले। ठीक है, तो हम कह सकते हैं जो 80 है उसका 20% कितना है हमारा क्या है हमारे लड़के हैं यहाँ, तो राइट आंसर होता है हमारा इसका बी, इसका राइट आंसर होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है भाई एक कथन नीचे दिए गए हैं, तो ये कुछ कथन दिए गए हमें नीचे और उसके उपरांत उसके निष्कर्ष दिए गए, उन निष्कर्ष के हिसाब से हमें क्या निकालना है आंसर निकालना है। तो पहला कहता है अभी हमारे पास कुछ जो रेडियो है वो मोबाइल है, तो जैसे हमने एक सर्कल बनाया तो ये हमारे क्या है रेडियो है जिसको आर से हम डिनोट कर देते हैं, और कुछ हमारे पास क्या है मोबाइल है, तो एक डायग्राम ये बन गया। दूसरा कहता है जो सभी जो मोबाइल है वो कंप्यूटर है, ये जो मोबाइल्स हैं ये क्या कहता है सभी कंप्यूटर है, तो एक डायग्राम हमारा ये बन सकता है, ठीक है, या फिर हमारा ये डायग्राम बन सकता है जैसे ये हमारा आर हो गया, तो एक मिनट चलो कोई बात, ठीक है, एक ये यहाँ से मोबाइल क्रॉस होता है और ये जो मोबाइल्स हैं इसके सारे के सारे ये क्या है कंप्यूटर्स हैं। ठीक है, तो इसके अंदर ये यानी जो पूरे रेडियोस ना आए, ठीक है, ये हमारे क्या है एक प्रकार से कंप्यूटर्स हैं। फिर उसके बाद में जो जितने भी जो कंप्यूटर हैं वो घड़ियाँ हैं, तो जो कंप्यूटर है वो एक तो ये देना, ठीक है, और ये कहना, ठीक है, तो इसमें क्या होगी यानी या तो कंप्यूटर क्या है भी सारे के सारे क्या है कंप्यूटर है वो घड़ियाँ हैं। ठीक, तो ये हो सकता है। तो अब पूछा गया है इसमें से भी कहता है कुछ रेडियो निश्चित रूप से, और फिर हमारा कहता है भी जो कुछ जो कंप्यूटर है वो घड़ी है, तो कुछ कंप्यूटर अगर घड़ी है तो ये हो सकता है एक डायग्राम, तो ये हमारा कंप्यूटर है, या फिर ये हो सकता है, ये कैसा होगा ये हमें पता नहीं है। ठीक है, तो ये हो सकता है यानी कि इसमें से कुछ मोबाइल कंप्यूटर्स हो सकते हैं, कुछ रेडियो है वो कंप्यूटर हो सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है भी कुछ भी रेडियो कंप्यूटर नहीं हो सकते, कोई जो मोबाइल है वो भी कंप्यूटर नहीं हो सकते। तो पहला कहता है भी कुछ रेडियो निश्चित रूप से घड़ी है, तो ये हम कह नहीं सकते क्या इसके हिसाब से इस कथन के हिसाब से ये सही हो रहा है इस डायग्राम के अनुसार से। ठीक, तो ये भी नहीं हो रहा है। दूसरा कहता है जो कुछ मोबाइल है वो निश्चित रूप से घड़ी है,
तो निश्चित रूप से तो ये भी हम नहीं कह सकते। तो पूछा गया सही, तो दोनों ही कथन है वो निष्कर्ष है वो हमारे सही नहीं बैठते हैं, तो राइट आंसर होता है इसका डी हमारा राइट आंसर होता है। ठीक, तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल होती है तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ आप अगर आप वीडियो में किसी प्रकार का सुधार की आवश्यकता लगती है आपको, तो प्लीज़ आप उसमें ज़रूर बताएं। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।